ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहिए आप। ठीक है आरती, आप शुरू करिए अब, जहाँ से कल हो गई थी उसके आगे से शुरू करिए। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि हम लोग पदार्थ विभेदक मापने के प्रकार को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था रेटिंग स्केल तक। उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो हम पहुंचते हैं रेटिंग स्केल पर। रेटिंग स्केल। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। इसलिए सर शायद दूसरे वाले उसमें किए हैं, इसको काट करके उसको खोलते हैं। सर इसको कट कैसे करें? कुछ भी नहीं। बैक कर दीजिए जैसे आपने ओपन किया था। चलता भी नहीं। आपने स्लाइड जहाँ पे रखा डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके ओके। स्लाइड दिख रही है ना सर? स्लाइड दिख रही है ना? यस मैम, जी स्लाइड आ रही है। इन माय ओपिनियन मुझे से कट हो गया वो स्लाइड। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं जो प्रकार हम बता रहे थे, क्योंकि शायद गलती से मुझे से कट हो चुका है। तो पहले जो रेटिंग स्केल बता चुके थे हम, फिर इसके आगे हम लोगों को जो बताना था वो था स्टार रेटिंग स्केल। स्टार रेटिंग स्केल क्या होता है? स्टार रेटिंग स्केल में स्टार की तरह से 5 पॉइंट दिए जाते हैं। जैसा कि सब कुछ इसमें जैसे नंबरिंग दी जाती है, इसमें स्टार रेटिंग में केवल स्टार के टाइप से दिया जाता है। चेक बॉक्स में रेडियो के बटन के रूप में, जैसे आपने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज में आपने देखा होगा 5 स्टार की फ्रिज होती है किसी भी जैसे इसी में आप जो गूगल मीट करते हैं तो उसमें स्टार बनकर आता है, तो वो इस तरह की जो रेटिंग होती है वो स्टार रेटिंग कहलाती है।
तो इसमें से जैसे अगर आपने 5 दिया, जिसका मतलब कि जो है आपका अच्छा ये चल रहा था गूगल मीट, और अगर आपने 1 दिया तो जान लीजिए अच्छा नहीं चल रहा था। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं कि जो अन्य प्रकार थे, तो उसमें है कि इसी की तरह मतलब थोड़ा सा ही वैसे केवल चित्र बदला रहता है, हार्ट रेटिंग स्केल कहलाता है। इसमें हार्ट का चित्र बनाकर देते हैं केवल, जैसे किसी में नंबरिंग डाल रहे हैं, किसी में स्टार डाल रहे हैं और किसी में हार्ट दे रहे हैं। इसमें भी जो प्रयोज्य होते हों उनको हार्ट के चित्र के पर क्लिक करके यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी विषय टॉपिक या किसी भी सुविधा या किसी भी इकाई के प्रति कैसा अपना सोच रखते हैं। यह सोच किसी शब्द के प्रति भी हो सकता है कि मतलब जैसे कोई कहता है कि कई तरह की भाषाएं होती हैं, तो किसी एक भाषा के लिए किसी कम्युनिटी में दूसरा आशय होता है उसका, और किसी दूसरी कम्युनिटी में उसका आशय दूसरा होता है। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम शब्दार्थ विभेदक मापने रखा गया है। उसके बाद आता है स्लाइडर रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, ये ग्राफिकल टाइप का होता है। इसमें प्रश्नों को जो है इंटरेक्टिव बनाने के लिए ग्राफ टाइप में दे देते हैं और फिर उसमें दिखाते हैं कि आप मतलब रेटिंग कीजिए। कुल मिलाकर ये जो जितने प्रकार हैं इसमें सारा सिस्टम लगभग लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे विस्तृत उत्तरी में या ओपन एंडेड में लिखित रूप में हो जाता है, क्लोज एंडेड में लिखित रूप में नहीं होता, और सारे सारे लगभग लगभग क्लोज एंडेड की तरह ही हैं। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रारूप उसका बदल दिया जाता है। एक और प्रकार है जिसको कहा जाता है आदर्श देना, आदेश देना। आदेश देने में क्या होता है कि उन मापदंडों को दर्ज करने की पेशकश की जाती है जो उत्तरदाताओं को लगता है कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार सबसे अच्छा है या तो बुरा है। सीधे सीधे वो अच्छा या बुरा बता देते हैं, सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है। और उसके बाद एक और प्रकार है जो है संतुष्टि रेटिंग। संतुष्टि रेटिंग में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप संतुष्ट हैं या नहीं, मेरी ग्राहक सेवा से संतुष्ट हैं। जैसे आपने कई जगह देखा भी होगा कि अपने कई चैनल में भी ऐसा आता है कि आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट है। तो ये इस तरह की जो रेटिंग होती है वो संतुष्ट रेटिंग कहलाती है। अब आपका हम आ जाते हैं शब्दार्थ विभेदक मापने की शोध में उपयोगिताएं। जैसा कि हमने आपको बता दिया प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार में लगभग सिर्फ एक दो प्रकार ऐसे हैं जिसको ध्यान देना है कि क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, और सभी में केवल जैसा कि नाम है उसी तरह से है। हार्ट वाले में हार्ट का सिंबल है, स्टार वाले में स्टार का सिंबल है, संतुष्टि में संतुष्टि शब्द का प्रयोग हो रहा है, और आदेश वाले में अच्छा, सबसे अच्छा और सबसे बुरा शब्द का केवल अनुभव का प्रयोग हो रहा है। इतना केवल अंतर है। अब आ जाते हैं शोध शब्दार्थ विभेदक मापने की शोध उपयोगिताएं। शब्दार्थ विभेदक मापने के शोध में बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी क्लास के बच्चे की मनोवृत्ति जाननी है। जैसे इसमें देखिए लिखा है कि शब्दों के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति का पता लगाना। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं, फिर स्टूडेंट वाला उदाहरण देंगे। किसी शब्द के प्रति व्यक्ति क्या भावना रखता है, मेन चीज ये भी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कम्युनिटी में किसी शब्द का कुछ आशय होता है, किसी में किसी का कुछ आशय होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए जो जंगली मतलब शेड्यूल ट्राइब जो जात होती हैं उनमें अगर देखा होगा आपने, जंगली सुअर मारकर वो लोग ले जाते हैं। अगर अपने यहाँ कुछ कहा जाए कि जंगली सुअर के बारे में आप क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे कि वो डरावना होता है, भयंकर होता है, इस तरह का। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब जो उसका भक्षण करते हैं वो शब्दार्थ विभेदक में उनका क्या मानना होगा, वो डरावना और ये इतना नहीं कहेंगे, वो ये ज्यादा उसमें प्रेशर देंगे कि उसका मांस खाने में स्वादिष्ट होता है, वह इस तरह से। तो एक शब्द के लिए किसी की भावनाएं क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मुख्यार्थ, स्वगुणार्थ और साहचर्य, इन तीनों भावनाओं को देखा जाता है। मुख्यार्थ माने केवल जो कहा गया, जंगली सुअर कैसा होता है, मुख्यार्थ तो सबका एक ही रहेगा, हाँ 4 पैर होते हैं, उसको इस तरह से रूप होता है। तो मुख्यार्थ को जानने के लिए जल्दी शब्दार्थ विभेदक मापने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो उसका गुणार्थ होता है, शब्दार्थ होता है, मतलब उसको जानने के लिए क्या कहा जाता है, किया जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से ये एक पहले पहले का पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है विभिन्न संवेगों का सफलतापूर्वक अध्ययन करना।
कोई व्यक्ति किसी के प्रति किस तरह से संवेग रखता है, या अपने अंतर्मन में उसकी भावना क्या है, किसी का नाम सुनकर उसके अंदर कैसा फील होता है। जैसे मान लीजिए कई गांव में मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अगर कह दिया जाता है तुम्हारे घर में पुलिस आई है, तो वो डर जाते हैं। तो इन सब चीजों का भी प्रयोग जो है शब्दार्थ विभेदक मापने में किया जाता है। शब्दों के प्रति उनका संवेग क्या है, इसको भी जानने के लिए किया जाता है। जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है, इसीलिए इसका विशेष नाम रखा गया है सिमेंटिक डिफरेंशिया। तीसरा है इकाई का तुलनात्मक अध्ययन करने में। अब ये है जो मैंने आपको बताया था, एक प्रकार मैंने बताया था आपको कि इसमें तुलना दी जाती है। पहले आपको मैंने बताया होगा कि दो लोगों की तुलना की जाती है। तो इकाई का शब्द यहाँ पे है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी सोच हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी सेवा का हो सकता है। उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है, यह इसकी उपयोगिता है। अर्थपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करने में, ये अर्थपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करने में ये मतलब है कि जब आप किसी शब्दार्थ को अच्छे से समझ जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए उस शब्द का क्या मायने हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं, तो उसके लिए जो भी मान लीजिए आपने किसी कम्युनिटी के बारे में समझा कि इसके लिए ये अर्थ है, ऐसा ऐसा है, तो आप उसके प्रति जो योजना बनाएंगे, संरचना बनाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो उसके अध्ययन में भी यह सहायता देता है। इसीलिए लिखा है अर्थपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करने में। नेक्स्ट आते हैं इसी में विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने में। विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने में भी शब्दार्थ विभेदक मापनी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको हम बता सकते हैं कि इसका पहले भी हमने जिक्र किया हुआ है। और एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इस पे नॉर्वेजियन और अमेरिकन दो संस्कृतियों का क्रॉस अध्ययन किया था स्पेशल रूप से उन्होंने। तो इसमें उन्होंने ये दिखाया कि क्रॉस संस्कृतियों का अध्ययन जितना अध्ययन इससे हो जाता है और दूसरे से इतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, ऑसगुड ने ही बताया था, ऑसगुड ने बताया था 1962 में, उनके सहयोगियों ने, नॉर्वेजियंस और अमेरिकन परियोजों के संयोगों को जानकर। और नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी इकाई की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति जानने में। अब किसी भी इकाई से शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है। मान लीजिए आप प्रधान की बात कर रहे हैं, या शिक्षक की ही बात कर रहे हैं, या फिर अपने पंचायत के प्रमुख की बात कर रहे हैं, या अपने परिवार, जैसे कि गांव में कोई कोई होते हैं कि समाज सेवी टाइप के होते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। तो इकाई यहाँ पे हर चीज को हर चीज का द्योतक है, मतलब वह हर पॉइंट जिस पर शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है उसके लिए ये इकाई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सामाजिक मतलब समाज में उसकी क्या धारणा है और व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके प्रति, व्यक्ति मन में क्या सोचता है। मान लीजिए कई लोग होते हैं समाज में वाहवाही तो होती है कि हाँ भैया अच्छे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब अलग से पूछा जाए तो व्यक्ति क्या कहता है कि भैया अपने लिए कमा रहे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं, हमारा तो सब कुछ घाटा ही कर रहे हैं, या फिर हमसे क्या फायदा है, वो तो जी हजूरी कर देते हैं, नमस्ते नमस्ते कर देते हैं, क्या करें। तो इससे क्या होता है, ये दोनों स्थिति पता लग जाती है, सामाजिक स्थिति भी पता लगती है और मनोवैज्ञानिक स्थिति भी पता लगती है, क्योंकि इसमें जो संप्रत्यय है उसका चयन इसी ढंग से किया जाता है। और जो विशिष्ट कारक के समूह हैं, जो मैंने बताया था आपको कि अच्छा बुरा, ये ताकतवर, फला, सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। और ओपन एंडेड वाले में तो पूरा पूरा छूट ही दे दी जाती है कि आप खुलकर लिखिए। तो इस तरह से किसी भी, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अप्लाई होता है कि मान लीजिए कि बच्चों को बांट दिया गया, आप वो इंडिविजुअल अपने घर ले जाएंगे, लिखेंगे कि हाँ हमको मतलब पढ़ाई का जो सिलेबस है बहुत भारी लग रहा है, कि हल्का है, रुचिकर है, कि उबाऊ है। तो इस सब ढंग से बच्चा क्या जान रहा है या समाज में क्या स्थिति है मान लीजिए, तो वो सब आसानी ढंग से इस मापने के द्वारा, इस स्केल के द्वारा बहुत आसानी ढंग से जाना जा सकता है। ये इसकी उपयोगिता है शोध में। फिर नेक्स्ट है भविष्य में किसी भी प्रकरण में वांछित परिवर्तनों हेतु साधनों एवं तरीकों का सुगमता से पता लगाने में। थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, काम में वो अलग नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब आप ये सब चीज अगर जाने रहेंगे, मान लीजिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में किसी इकाई पे शोध किया, इसकी उपयोगिता की हर चीज जान लिया, तो आप भविष्य में क्या योजना बनानी है
यह एक कारण होगा और यह एक साधन होगा कि आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। जब बच्चे के बारे में आपने जान लिया कि बच्चा इस तरह से पढ़ने में रुचिकर महसूस कर रहा है, उस तरह से नहीं कर रहा है, या अधिकतर बच्चों के पास यह साधन उपलब्ध नहीं है, या यह साधन आसानी से उपलब्ध है तो हम इसको कर सकते हैं, तो भविष्य में जो भी योजना बनाएंगे, प्रकरण, यहाँ पे प्रकरण शब्द उस हर क्रिया से है जो अध्ययन से संबंधित या भविष्य में जो भी प्रक्रिया करनी है या योजना बनानी है उससे संबंधित होता है। तो वांछित परिवर्तन यह है कि जो सकारात्मक हो, ये नहीं कि मान लीजिए बच्चा कह रहा है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं, तो उसको सकारात्मक रूप देंगे, किस तरह से उसमें मतलब रुचि उत्पन्न की जाए ये सब कुछ जानेंगे। तो सकारात्मक परिवर्तन हुए तो किस साधन का प्रयोग किया जाए बच्चे में, जैसे किस तरह से इंटरेस्ट उत्पन्न आएगा, साधन ये साधन यहाँ पे ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है। जैसे आप जूतों का देखते हैं, कटिंग आती है जो उसमें भी पूछा जाता है कि आपको डिजाइन कैसी पसंद है, या आजकल नेट में तो हर चीज में पूछा जाता है कि आपको ये कैसा है। तो ये सब शब्दार्थ विभेदक मापने का ही एक तरीका है। तो इन सब चीजों को जानकर ही चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई नीति निर्माता हो, कह सकते हैं आप, उसको भविष्य में परिवर्तन हेतु अच्छे तरीके सुगमता से पता चल जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे शब्दार्थ विभेदक मापने का मूल्यांकन। जैसा कि आप सभी ने उसकी विशेषताएं जान ली, प्रकार जान लिए, और इसलिए मापन किया जाता है, उसका मुख्यार्थ, गुणार्थ, साहचर्य सब कुछ जान लिया। अब ऋणात्मक और धनात्मक पक्ष में ये है कि भाई हर चीज की एक प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। तो इसमें भी यही है कि शब्दार्थ विभेदक मापने में कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं कि प्लस पॉइंट इसमें क्या है। तो प्लस पॉइंट में आते हैं, जैसा कि शब्दार्थ विभेदक मापनी जो है वो किसी भी क्षेत्र, जैसा मैंने कहा कि इसमें जो प्रकरण शब्द है वो व्यक्ति के भी लिए, इकाई शब्द है वो व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है, कंपनी के लिए भी यूज हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो सकता है, विद्यालय के लिए भी यूज हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र में हो। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा क्या चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा चल रहा है, या आपके मनोरंजन के क्षेत्र में, यहाँ तक मनोरंजन के क्षेत्र में कैसा चल रहा है, और होटल की सुविधाएं या कुछ भी। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत है। इससे क्या होता है, कार्य क्षेत्र विस्तृत होने से आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, शोध समस्याओं के अध्ययन में सफलता। जब आप इसका कार्य क्षेत्र है विस्तृत तो किसी भी शोध समस्या का अध्ययन करने में इसकी मदद मतलब ली जा सकती है, और उसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट इसका कि विश्वसनीय एवं वैध मापनी, चूंकि इसके कई प्रकार हैं और स्थिति, प्रश्न, संप्रत्यय के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे विश्वसनीय और वैध मापनी कहा जाता है। क्योंकि व्यक्ति इसमें खुद जो है अपना एंट्री करता है, अपनी स्वेच्छा से करता है, इंडिविजुअल उसके पास रहता है, वो ग्रुप में, ऐसा नहीं कि ग्रुप में उसको सबके सामने कहना पड़े, जरूरी नहीं है। वो आप उसकी जो फीडबैक मिलते हैं वो उसको कलेक्ट करके, उसको अगर वो चाहता है कि मेरे जो मैंने दिए हैं मत वो छिपा के रखे जाएं तो वो छिपा के भी रखे जाते हैं शोधकर्ता के द्वारा। एक अच्छा शोधकर्ता यही करता है, किसी की भी बात जो दिए गए तथ्य होते हैं उनका मतलब उसकी उसकी सिक्योरिटी बनाए रखता है मतलब। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है लचीली है। ये जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है लचीली है, क्योंकि इसमें संप्रत्ययों का चयन अलग अलग है, विशिष्ट समूहों का चयन अलग अलग है, लिखित भी है, क्लोज इंडेड भी है, स्टार रेटिंग भी है। तो ये इस तरह से मतलब लचीली है, किसी भी तरह से रूप में इसको ले सकते हैं। और परिस्थिति के अनुकूल है, परिस्थिति के अनुकूल में क्या है कि आप इसको लिखित फॉर्म में भी दे सकते हैं, और क्या कहते हैं, अगर कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू देना चाहते हैं आप उसके थ्रू भी दे सकते हैं। और अगर आप नहीं ये दोनों हैं तो आप जैसे कुछ पर्चे आप बनवा लीजिए
और आपको एक कम्युनिटी में जाकर देना है, तो सभी को पर्चे बांट दीजिए और कह दीजिए कि अगर हो सके तो आप 3 दिन में 4 दिन, जो भी समय हो, 10-15 दिन, जैसा भी आपको उचित लगे उस प्रश्न के लिए आप उसको दे सकते हैं। तो ये इसका आशय होता है कि परिस्थिति के अनुकूल है, और परिस्थिति के अनुकूल होने में एक तात्पर्य ये भी है कि जो चूंकि इसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है और सभी में ये उपयोगिता होती है, इसलिए लिखा जाता है कि परिस्थिति के अनुकूल। अब मितव्ययी इसमें बता रहा है, क्योंकि आप एक ही बार जैसे मान लीजिए आपने नेट पे इसको डाला, कई साइट हैं इसको शब्दार्थ विवेदक मापनी बनाती हैं, तो इसमें एक बार आपने बनाया और सबके पास भेज दिया, तो आपको समय कम लगा। और जैसे अलग अलग क्वेश्चन बार बार बनाते या एक एक व्यक्ति से अलग अलग एक बार पूछते, तो उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होता, समय ज्यादा खर्च होता। तो इस हिसाब से यह मितव्ययी भी है और समय की बचत भी करता है। आपने दे दिया पेपर या विजुअली या ओरल या जैसा भी आपको उचित लगा, तो आपने कह दिया कि हमें इतने समय के बाद मिलेगा, तो दे दीजिएगा, उस सबकी सहमत हो गई, हाँ ठीक है। तो आप जो समय बचा है उसको बीच में ये नहीं कि उसी पे दिमाग लगाए रहेंगे, आप अपना आगे का प्रोसेस करते रहेंगे, उसको बाद में कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद है क्रॉस संस्कृति का अध्ययन करने में। ये जो ऐसी मापनी है, इसका क्रॉस संस्कृति में अध्ययन करने में बहुत ही अधिक उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, ओसगुड और उनके साथियों ने किया था नॉर्वेजियन और अमेरिका वाले में। तो ये पूछा भी जाता है कभी कभी कि क्रॉस संस्कृत का ओसगुड ने जो अध्ययन किया वो किन 2 देशों के मध्य किया था। तो ये नॉर्वेजियन और अमेरिकन संस्कृति के बीच उन्होंने किया था क्रॉस संस्कृत का। इसके बारे में हिस महोदय जी ने 1959 में कहा था कि उनका कोटेशन है ये, शायद कोई ऐसा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जिसकी क्रॉस संस्कृति सत्यापनों एवं क्रॉस समूहों के अध्ययन में उतनी प्रशंसा की गई हो जितनी कि शब्दार्थ विभेदक मापनी यानी ईपीए, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, एक्टिविटी एंड पोटेंशियल, ये इतना संरचना की गई है। ये उनका कोटेशन है। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस संस्कृत के अध्ययन के बाद ये जानते हैं कि ये जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है, यह जीवन शक्ति, तर्क संगतता और प्रामाणिकता में बहुत ही उत्तम है। जैसा कि इसके बाद हमने लिखा है लिंकर्ट पैमाने की तुलना में अधिक लाभदायक। तो ये जीवन शक्ति में भी, तर्कशीलता में भी और प्रामाणिकता में भी लिंकर्ट पैमाने से ज़्यादा अच्छा है। इसको अधिक अच्छे जानने के लिए आपको लिंकर्ट पैमाने के बारे में भी जानना उचित होगा। हो सका तो मैं बाद में इसको भी बताऊंगी कि लिंकर्ट पैमाना होता क्या है। और ये भाषा के लिहाज से भी उत्तम है। भाषा के लिहाज से कैसे उत्तम है, मान लीजिए आपको इंग्लैंड में किसी से पूछना है, तो आप जान रहे हो कि वहाँ की भाषा कैसी है, डायलेक्ट कैसे है, तो आप उसी भाषा में अपने जो मापनी आपने बनाया है उसकी भाषा का चयन करेंगे और उसको वहाँ पे प्रेषित करेंगे। ये नहीं है कि केवल एक भाषा का उपयोग किया गया। इंडिया में है, आप मान लीजिए बंगाल में है तो बंगाली में आपने दे दिया, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है तो आपका हिंदी चल रहा है, बिहार में है भोजपुरी चल रहा है, आंध्र प्रदेश है तमिल चल रहा है। तो इस तरह से आप भाषाओं की दृष्टि से भी ये उपयोगी होता है, क्योंकि जब भाषा सरल होती है तो व्यक्ति अपने विचारों को, मनोभावों को अधिक अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाता है। अगर भाषा सही ढंग से नहीं है, अगर मान लीजिए कि जिसको बंगाल में गए आप और हिंदी बोलने लगे, जो एकदम प्योर बंगाली महिला है, और आप उनसे पूछने लगे हिंदी में, तो वो एकदम सरल से क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएगी। हो सकता है अगर उसका दिमाग चढ़ा होगा तो अपशब्द भी कह दे। तो इस तरह से ये भाषा के लिहाज से बहुत सही होता है, क्योंकि इसमें भाषा का चयन भाषा स्थानीय भाषा के आधार पर किया जाता है। इसके लास्ट में हमने दिया है अवधारणाओं, दृष्टिकोणों, विचारों आदि को जानने में लाभप्रद। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इकाई में वह सभी कुछ आते हैं, चाहे ब्रांड हो चाहे वो हो। तो इसमें ये अवधारणा भी आ रहा है कि कोई अवधारणा, जैसे आप दे दिएगा कि सती प्रथा बनी थी। अब भी मान लीजिए पूछा जाने लगा कि सती प्रथा के बारे में आपके क्या विचार थे, तो ये भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं, अच्छा था, बुरा था, बहुत बेकार था, बहुत मतलब तनावपूर्ण था। इस तरह से आप किसी भी जो पिछली अवधारणा है या वर्तमान अवधारणा है या भविष्य में बनने वाली अवधारणा, जिसको व्यक्ति कहता है कि ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। दृष्टिकोण नजरिया होता है कि व्यक्ति किसी चीज को
कितना अच्छा समझता है कितना नहीं। अवधारणा एक सिद्धांत बन जाता है, जो दृष्टिकोण होता है वही अवधारणा में बाद में परिवर्तित हो जाती है। और वही जो दृष्टिकोण है, इसके आगे मैंने जो विचार लिखा है, पहले विचार एक छोटा रूप है, उसके बाद वो दृष्टिकोण बनता है, उसके बाद वो दृष्टिकोण अगर पॉपुलर हो जाता है और किसी किसी प्रामाणिक हो जाता है तो वो अवधारणा में परिवर्तित जाता है। प्रामाणिक मीन्स प्रचलन में भी इसको कह सकते हैं। जैसे गांव का की अवधारणा होती है कि औरतों को जो बहुएं होती हैं उनको साड़ी पहनना चाहिए, तो उनका विचार क्या है, महिलाओं को महिला है, उनका दृष्टिकोण क्या है, इनको पर्दे में ठीक ढंग से अच्छे से रहना चाहिए। तो ये अवधारणा ही बन गई सीधे सीधे कि महिलाएं जितनी भी होती हैं उनको साड़ी पहनना चाहिए, जो साड़ी पहने रहती है वही बहुएं होती हैं। तो इस तरह से आदि को जानने में लाभप्रद होता है। फिर सर उसके आगे भी शायद मैंने कहीं इधर उधर कर दिया है, तो मैं उसके आगे आपको ऐसे ही बताती हूँ कि इसके ऋणात्मक धनात्मक पक्ष के बारे में जो आपने जाना, लगभग लगभग देखिए कि इसमें काफी सारे इतने चीजें हैं जो हमें लिंकर्ट पैमाने की अपेक्षा बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे कि क्या होता है, इसमें उत्तरदाताओं को उल्लेखित जो भी विषय है के साथ समझौते या असहमति के स्तर को इंगित करना होता है, इसमें लिंकर्ट पैमाने में। और सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल में क्या होता है, जो रेंज बनाया जाता है, एक छोर दूसरा छोर, इसके दोनों छोर में विपरीत विशेषण होते हैं, जिससे उत्तरदाता जो होता है वो क्या करता है, अपनी सटीक व्याख्या दे देता है। जैसे कि बहुत अच्छा है, कम अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, उससे थोड़ा अच्छा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। तो इससे शोधकर्ता को निर्णय लेने में आराम होता है कि आखिर बात कहाँ किस स्तर तक सही है। इसी प्रकार जो शोधार्थी होते हैं वो विभेदक पैमाने का उपयोग जो है एक माप उपकरण के रूप में करते हैं। जैसे हम लोगों ने को मैम ने कहा कि किस टूल्स का आप उपयोग करेंगे, उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यह एक शोधार्थी के लिए टूल्स का भी काम करता है, यह भी इसका धनात्मक ही पक्ष है। अब आगे जो है स्लाइड शो, क्योंकि मुझसे ही गलती हो गई, ये बहुत ज़्यादा एरर है, मुझे पूरा इसमें पारंगत नहीं हो जाएंगे, प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद परिसीमाएं हम आपको बताते हैं। परिसीमाएं क्या है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे देखिए बताया था कि शब्दार्थ विभेदक मापने का एक धनात्मक पक्ष होता है तो और एक ऋणात्मक पक्ष होता है। तो अब ऋणात्मक पक्ष में आते हैं। ऋणात्मक पक्ष में परिसीमाएं आती है, लिमिटेशन आती हैं कि कहाँ तक इसकी सीमा है या फिर कहाँ तक यह सक्षम नहीं है। तो इसके भी कुछ परिसीमाएं हैं, जैसे और सभी स्केल्स की परिसीमाएं हैं, तो इसकी भी कुछ परिसीमाएं हैं, जिसमें कि एक ये है कि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो मैंने कहा संप्रत्यय का चयन करना है, तो ये सबसे कठिन कार्य होता है, जो बहुत अच्छे से ज्ञाता नहीं होगा वो पहली बात तो संप्रत्यय का ही चयन नहीं कर पाएगा। कि जैसे मान लीजिए हमने आपको दिखाया उपला और वो, तो कई लोग जो नहीं एक हिसाब से कहा जा सकता है जिसकी जैसे दृष्टिकोण हो, तो कहेगा क्यों उपला का संबंध क्यों शिक्षा से नहीं है। जब लड़की को हुआ लड़की या जो भी उपले पात रही है तो उसका समय नहीं जा रहा है, तो पढ़ेगी कैसे। तो इसका मतलब शिक्षा का संप्रत्यय इसमें किया जा सकता है, और ये बात तार्किक भी है। अगर किसी ढंग से देखा जाए तो ये बात तार्किक भी है। तो आप संप्रत्यय का निर्णय कैसे करेंगे, यह बहुत ही अधिक कठिन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हथियार के बारे में या कुछ भी दिखाया गया कि संप्रत्यय कैसे है, तो तर्क देने वाले लोग बताएंगे कि मतलब अगर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा चाकू का प्रयोग कैसे होता है, ये क्या क्या, तो भैया ये तो घर की उपयोगी चीजें हैं, इसका तो ये भी एक संप्रत्यय हो सकता है भाई। जब खाना बनाएगा तभी तो जान पाएगा, उसको बेसिक चीज है। तो इस तरह से सबसे कठिन काम होता है संप्रत्यय का चयन करना। तो ये इसकी परिसीमा है। तो इसमें सभी को लगभग, क्योंकि तर्क देने वाले सभी होते हैं, खुद शोध करता है ये सोचता है, जैसे मैंने भी ये उपले वाली बात स्वयं मैंने भी सोची थी कि ऐसा तो होगा भाई, अगर वो व्यस्त है तो पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। तो शोधकर्ता को अधिकतर कठिनाई महसूस होती है। दूसरा है इस मापनी में जो विशेषण युग्मों का चयन किया जाता है, जैसा कि आपने सीधे सीधे देखा होगा उदार, निर्दयी। अब किस संप्रत्यय के साथ किस विशेषण युग्म का चयन करना है, आप कभी भी मैंने जो उदाहरण दिया है आप अपने मन से कोई भी बनाकर देखिएगा। मैंने एक बनाया है शायद, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। मैं वो पुलिस वाला जो है वो किताब में ही दिया हुआ उदाहरण है, तो मैं
दूसरा बना रही थी, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने उसमें इंटर नहीं किया, दूसरा उदाहरण इंटर नहीं किया, अन्यथा मैं अपना ही बनाया हुआ उदाहरण देती। तो जब इसका मैंने डिमेरिट जाना तो मुझे सीधे सीधे लगा कि ये तो सीधे पता ही चल रहा था कि जब बनाने बैठे तो उसको तो बनने में दिक्कत हो रही थी। तो ये बहुत बड़ा इसका परिसीमा है कि इसके जो विशेषण युग्म है उसका चयन शोधकर्ता बहुत आसानी से नहीं कर पाता, उसे बहुत अधिक सोचना समझना पड़ता है। तो ये उसको मानसिक तनाव भी देता है। कभी कभी अगर उसने गलत विशेषण युग्मों का चयन कर लिया तो मान लीजिए जो भरने वाला है वो खुद ही नहीं समझ पाएगा कि हमको भरना क्या है, जब ये इससे रिलेटेड ही नहीं है तो हमको भरना क्या। मान लीजिए वो नहीं समझ पाया, उसने दे दिया। शोधकर्ता एक स्कॉलर होता है, बढ़िया मतलब विद्वान होता है, लेकिन फिर भी जब कंफ्यूजन किसी के भी मन में हो सकता है। तो ये इसकी परिसीमा है। और परिसीमा क्या है, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो नंबरिंग दी जाती है, जो नंबरिंग दी जाती है उसका कोई मानकीकरण जो है एकदम स्पेशल नहीं होता है। मान लीजिए किसी के लिए जो 5 नंबर है, 7 नंबर है, जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए वह 5 नंबर। कभी कभी होता है जो व्यक्ति 5 नंबर देता है दूसरे व्यक्ति के 3 नंबर के बराबर होता है। तो इसका कोई मानक, बहुत अधिक मानक इसका नहीं है, इसकी कमी है। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट है या परसीमा है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने 7 पैमाना बताया, और कभी कभी होता है कि व्यक्ति 9 वाला भी कर लेता है, 9 पैमाने मतलब 9 बिंदु रख देता है, कभी कभी 5 बिंदु भी रख देता है। तो इसमें भी शोधकर्ता कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं 9 पैमाना रखूं कि 5 पैमाना रखूं। तो ज्यादातर तो शोधकर्ता इसीलिए 7 पैमाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा 5 रेटिंग स्केल भी बहुत ज्यादा चलती है। तो ये भी एक डिमेरिट ही है, क्योंकि इसका कोई मानक नहीं निर्धारित हो पाता कि 5 में क्या आशय होगा और 7 में क्या आशय होगा और 9 में क्या आशय होगा। तो अगर मान लीजिए वो कम डिवीजन करता है, जैसे आप को अभी क्यू डिफरेंशियल स्केल पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे आपको बहुत सारे बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगी, डिवीजन मिलेंगे, उसके पॉइंट बहुत ज़्यादा उसमें मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 7 9 ऐसे हैं। तो वो शोधकर्ता कभी कभी ऐसा होता है कि जो बताने वाला है वो इस 7 बिंदुओं में भी संतुष्ट नहीं होता है। तो उस इस मामले में यह परिसीमा इसकी आ जाती है। तो जहाँ ये आता है वहाँ पे क्यों मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, आगे उसका भी चर्चा करेंगे अगर हो सका तो। चलते हैं, अभी इस पे बात कर रहे हैं तो अभी इसी की पूरी बात करते हैं। तो और डिमेरिट इसकी क्या है, शब्दार्थ विभेदक पैमाना जो है वो जो तटस्थ प्रतिक्रियाएं होती हैं, मतलब जो मतलब कि फिक्स टाइप की होती हैं। जैसे व्यक्ति कहता है ना ये बहुत तटस्थ हैं, तो उनकी जो व्याख्या होती है उसको करने में बहुत इसकी कठिनाई होती है। एक ये इसका इसका ये भी एक डिमेरिट है कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं अगर वो तटस्थ हैं तो किस ढंग से वो व्याख्या करे। मतलब कुल मिला के बात वही जो मनोभाव को जो व्यक्त किया गया है उसको सही ढंग से ये व्याख्या भी अपने अनुसार करेगा, जो शोध करता है वो अपने अनुसार करेगा भाई कि हाँ इसका मतलब ये था ये था। तो ये करना भी, व्याख्या करना भी अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो यह भी इसकी डिमेरिट आती है। दूसरा है कि जो सर्वेक्षण का पूर्वाग्रह होता है वह भी इसमें कभी कभी क्या होता है भावनात्मक मानदंड प्रदान करने लगता है। जैसे मतलब जब सर्वेक्षण पूर्वाग्रह पहले किसी ने बना लिया तो जो प्रपत्र उत्तरदाताओं से मतलब प्राप्त किए जाते हैं उसमें जैसा अभी मतलब कुल मिला के इसका जो सार है वो जो 7 बिंदु दिए जाते हैं वह यही जो कहा जा रहा है कि पूर्वाग्रह। तो अगर मान लीजिए किसी ने 4 दिया, अगर मैंने सोचा कि 4 मतलब होता है चलो बढ़िया ठीक है इतने लेवल तक है, तो क्या हो गया पूर्वाग्रह इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि अगर मेरी सोच है कि मान लीजिए फला स्कूल अच्छा है, तो मान लीजिए रेटिंग दी गई, कई लोगों ने रेटिंग दी, तो हम उस 5 में भी यही समझेंगे कि यार लगभग लगभग इसका आशा है कि काफी पर्याप्त सब संतुष्ट हैं। तो ये पूर्वाग्रह से भी ग्रसित थोड़ा सा हो जाता है शोधकर्ता में, ये इसकी ये भी एक डिमेरिट है। तो इसका जो एक और डिमेरिट है वो ये है कि
इसकी जो विषय वस्तु होती है वो शब्दार्थ विभेदक पैमाने के उपयोग के माध्यम से जो निष्कर्ष आते हैं वे व्यक्तिपरक होते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शोधकर्ता हैं वो उनका निर्णय, उनकी व्याख्या लगभग उन्हीं पर इंडिविजुअल निर्भर करती है। कुल मिलाकर मतलब अगर सारांश में कहा जाए पूरे पाठ में, मैंने कई जगह इसको पढ़ा तो इसी तरह से था। एक बार तो मुझे यही लग रहा था कि घूम फिरा के कह रहा है, तो फिर विषय वस्तु जैसे दिया है कि विषय वस्तु में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है या व्याख्या जो होती है वो भी शोधकर्ता पर निर्भर करती है, तो यह भी उसका डिमेरिट हो जाता है। तो अब निष्कर्ष स्वरूप हम क्या कह सकते हैं? अंततः हम यह कह सकते हैं कि अगर शोध शब्दार्थ विभेदक मापनी में जो कठिनाइयां अभी हमने या डिमेरिट या ऋणात्मक पक्ष जो अभी हमने जाने, अगर उसको हटाया जाए, यानी कि आप पूर्वाग्रह ना करिए या कोई मानक निर्धारित कर दीजिए कि यह इतना है। जैसे कि आप जानते हैं कि किलो का मानक निर्धारित है, और क्या कहते हैं, क्योंकि भावनाओं का मानक निर्धारित करना कठिन होता है इसलिए मानक निर्धारित हुआ भी नहीं है। तो लेकिन थोड़ा बहुत मानक निर्धारित किया जा सकता है। तो अगर इन सब कठिनाइयों को दूर कर दिया जाए तो जो शब्दार्थ विभेदक मापनी है उसका प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समाजशास्त्र क्षेत्र में बहुत अधिक सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। और शोध कार्य में तो यह बहुत ही अधिक फायदेमंद होगा अगर उसकी जो परिसीमाएं हैं उसको कम किया जाए। तो क्लास आरती। यस सर। कितनी स्लाइड्स हैं अभी आपकी? यस सर। कितनी स्लाइड्स हैं अभी? सर इसकी वाली स्लाइड तो जान लीजिए कि सिर्फ वही संदर्भ ग्रंथ सूची रहेगी, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद सर अगर आप कहेंगे तो ठीक ठीक। क्यों मेथोडोलॉजी पर भी आगे करेंगे, अन्यथा सर जैसा आप कहें सर, क्योंकि मुझे ये दोबारा सर बनाना पड़ रहा है। मेरे मोबाइल चले जाने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब चले जाने मतलब खराब हो गया सर। ठीक है, और मतलब उसका आपका कल प्रेजेंटेशन आपका रहेगा? कल का सर मतलब अगले टर्म पर जब भी हम लोगों की रिसर्च की क्लास होगी। ओके सर, तो मैं क्यों मेथोडोलॉजी भी कर दूंगी। देखिए मैं बताता हूँ, अब हम रिसर्च की क्लास को कंटिन्यू करेंगे पूरे वीक में। ठीक है, आपका वो वाला रिसर्च का मैडम का क्लास पूरा हो गया ना सिलेबस? सर वो एचओडी सर क्लास लेना चाहते हैं मंडे टू वेडनेसडे, इस वजह से मत लीजिए। मंडे टू वेडनेसडे डबल क्लास लेना चाह रहे हैं? जी सर, उनका सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। जी सर। अच्छा अच्छा। इस वजह से मत लगाइए सर। अच्छा चलिए, फिर हम लोग थर्सडे में मिलते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आपने ऑर्डर अच्छा इसके वो आरती के बाद में कौन करेगा प्रेजेंटेशन? सर एक बात और पूछनी थी सर, जैसे अगर क्यों मेथोडोलॉजी भी मुझे मिला था, तो सर जैसे मान लीजिए इसका रिफरेंस अगर कोई और करना चाहता है तो वो कर ले, उसके बाद फिर मैं क्यों मेथोडोलॉजी को भी, क्योंकि सर उसमें भी 2 से 3 दिन मतलब अच्छे से लगेंगे, क्योंकि वो तो सर थोड़ा अच्छे से सही समझाएंगे नहीं तो और ज्यादा वो करेगा। ठीक ठीक ठीक, आप लोग आपस में बात कर लीजिए इसके बारे में, फिर मुझे बता दीजिए थर्सडे तक कि क्या आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर में करेंगे सभी लोग। संजय ने एक लिस्ट तैयार कर ही दी है, तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक सर है। एक बात और बताइए सर, जैसे इसको और क्यों मेथोडोलॉजी को एक साथ भेजेंगे कि अलग अलग भेजेंगे, क्योंकि सर टॉपिक एकदम अलग अलग है। भैया आपने असाइनमेंट कैसे बनाया? दोनों का एक ही में बनाया ना? सर मैंने दोनों को अलग अलग